Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि आप जानते हैं कि SSC CHSL के एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं और 3 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन था वो जैसे कि कल हो चुका है। तो उसका जो पेपर का एग्जाम का एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, वो हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, कैसे जा रहे हैं आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बेहिचक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल अपनी 100% कोशिश करेंगे कि हम उससे रिलेटेड सोल्यूशन आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आए। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरा जो एग्जामिनेशन जो कि 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे, जो उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स आए थे, उससे रिलेटेड हम आपको पूरा एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे एंड दैट टू 100% एक्यूरेट आंसर्स के साथ। जो भी आपसे पूछा गया था वही आपको इस वीडियो में मिलेगा और पूरा हम आपको एनालिसिस बताएंगे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा आपने कितना प्रतिशत अपना एग्जामिनेशन सही किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और पूछे गए थे 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, अभी तक आप लोगों में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास जो बेल आइकन दे रखा है वो दबा दो, जिससे कि हम जब भी किसी न्यू वीडियो के साथ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एसएससी सीएचएसएल के पेपर से रिलेटेड सारी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सारी डेली एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए जल्दी से हमें फॉलो करें, जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सितार। जो पंडित रविशंकर जी हैं उनका संबंध सितार से है और उनको 1999 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसी के साथ साथ उनको 1981 में पद्म विभूषण और 1967 यानी कि 1967 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप याद रखना है। 99 में उनको मिला था भारत रत्न, 1981 में मिला था पद्म विभूषण और 1967 में मिला था पद्म भूषण। तो गाइज, अब मैं आपको कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक जो हैं, जो मुख्य है और काफी फेमस है, उनसे रिलेटेड वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ हमने गाइज एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनके वादकों का नाम दे रखा है, क्योंकि गाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो पूरा अच्छे से लिस्ट जो ये आपको आपको प्रोवाइड कराई है, इसको आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, पूरा अच्छे से रट लेना है, जिससे कि आप बिल्कुल कभी ना भूलें। तो पहले नंबर पे आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक हैं। फिर आता है हरि प्रसाद चौरसिया, वो बांसुरी बजाते थे। फिर है पंडित रविशंकर, जिनका रिलेशन सितार से है। चौथे नंबर पे आता है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं। पांचवें नंबर पर आता है पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर वादक हैं। छठे नंबर पर आता है उस्ताद असल अली खान, जो कि वीणा वादक हैं। सातवें नंबर पर आता है अमजद अली खान, जो कि सरोद वादक हैं। आठवें नंबर पर आता है टी एच विनायक्रम, जो कि घट्टम वादक हैं। नवे नंबर पर आता है आपका रामनद वी राघवन, जो कि मृदंगम वादक हैं। 10वें नंबर पर आता है पंडित राम नारायण जी, जो कि सारंगी वादक हैं। तो गाइज, 11वें नंबर पे हमारे पास है शकुर खान, जो कि सारंगी वादक हैं। 12वें नंबर पे है अली अकबर खान, जो कि सरोद वादक हैं। फिर आता है आपका अन्नपूर्णा देवी, जिनका रिलेशन सुर बहार यानी कि बास सितार से है। फिर है एम एस गोपाल कृष्णन, जो कि वायलिन बजाते हैं। फिर आपका आ गया यू श्रीनिवासन, जिनका संबंध मंडोलिन से है। फिर आ गया ब्रजभूषण काबरा, जो गिटार से संबंधित है। फिर आता है आपका विश्व मोहन रॉय, जो कि वीणा वादक हैं। फिर आपका तोताराम शर्मा, जो कि तबला वादक हैं। फिर आपका आता है अल्लाह रखा खान, जो कि तबला वादक हैं। तो गाइज, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद करने हैं अलोंग विद द नेम ऑफ द, मतलब नेम ऑफ द पीपल, जो कि क्या क्या बजाते हैं और कौन कौन है और क्या क्या बजाते हैं।
तो गाइज यहाँ पर हमने आपको बताया है कुछ ऐसे प्रमुख सरोद वादक लोगों के बारे में, कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ सरोद बजाने के लिए फेमस हैं। तो कुछ सरोद वादक ऐसे हैं, क्योंकि ये सारे ही आपको पता होना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि इनमें से किसी का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं सरोद वादक की। तो उसमें आपका आ गया अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी और जरीन शर्मा। इन सब का रिलेशन सरोद से है। आगे आ गया तबला वादक। तो तबला वादक की बात की जाए तो उसमें कुछ प्रमुख लोग ऐसे हैं: अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, समीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष और संदीप दास। तो ये कुछ नाम आपके तबला वादक लोगों से हैं। फिर आता है सारंगी वादक, जिसमें है शकुर खान, पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण को यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, इनको पद्म विभूषण भी मिला था 2005 में, तो ये भी आपको याद रखना है। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान, ये आपके सारंगी वादक हैं। अगला आता है प्रमुख सितार वादक जो हैं। तो उसमें पहला आपका आ गया रविशंकर, और इनको भारत रत्न भी मिला था 1999 में। फिर आता है शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बैनर्जी, विलायत खान और मुस्ताक अली खान। तो इन सब का रिलेशन सितार से है और ये सितार वादक हैं। अगला बात की जाए वायलिन की, तो वायलिन बजाने में प्रमुख लोग हैं गोपाल कृष्णन, एम राजन, एम चंद्रशेखरन और लालगुडी जयरामन। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेना है। बांसुरी की बात की जाए तो बांसुरी वादक जो हमारे काफी प्रमुख रहे हैं वो हैं हरि प्रसाद चौरसिया, जिनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में, पद्म भूषण मिला था 1992 में, और इनको संगीत नाटक अकादमी के लिए भी पुरस्कार मिला था 1984 में। तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारे की पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। अगला, अब यहाँ हम बताएंगे आपको गाइज वही जो अभी हमने डिस्कस करे थे कुछ प्रमुख लोग। तो सितार, सरोद, संतूर, शहनाई। तो सितार की बात की जाए तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये सब आपके सितार के लिए प्रमुख हैं। और ये सारे नाम आपको इसलिए याद रख लेने हैं, कोई सा भी एक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वही आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। अगला सरोद की बात की जाए तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत रॉय चौधरी और मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता। संतूर वादक की बात की जाए तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये आपके संतूर वादक हैं। शहनाई की बात की जाए तो बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सब आपके शहनाई वादक हैं। अगला बांसुरी की बात की जाए तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, ये सब आपके बांसुरी वादक हैं। तबला की बात की जाए तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, ये गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, ये सब आपके तबला वादक हैं और इसके लिए प्रमुख हैं। अगला है वायलिन, जिसमें टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम, ये सब वायलिन बजाने के लिए फेमस हैं। अगला है पखावज, जिसमें गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खां, इनका नाम बेहद मशहूर है। अगला आपके पास आता है रुद्र बीना, जिसमें उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां, ये सब प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं वीणा की। तो वीणा में आपके पास आता है एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदंग की। तो मृदंग में आपके पास आता है ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु आदि। तो ये सब आपके मृदंग बजाने के लिए फेमस है। तो गाइज ये सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफी रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में, तो प्लीज आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला हमारे पास सवाल जो पूछा गया था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इससे इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है 28 दिसंबर 1885। तो जिन जिन लोगों ने 28 दिसंबर 1885 सेलेक्ट किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है।
तो अगर बात की जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित की किसने थी, तो उनका नाम है A.O. ह्यूम। और करी कहाँ थी के द्वारा मुंबई में की गई थी, और मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। इसके बाद बात की जाए अगर प्रथम अध्यक्ष के बारे में, तो जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी में टोटल कितने सदस्य थे, तो उसका नंबर है 72। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ पर गाइज मैं आपको कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी हद तक क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपसे पूरी लिस्ट शेयर करी गई है। अभी भारतीय ये जो हमारे कांग्रेस रहा था, यानी कि आईएससी, इसके जितने भी अभी तक अधिवेशन हो चुके हैं उसकी, वो किस जगह हुआ था, उसकी अध्यक्षता उस समय किसकी थी और उसका महत्व क्या था। तो गाइज यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 1886, 87 और 88, इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और काफी अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस लिस्ट में ये तो याद रखने ही हैं, और आपको पूरी लिस्ट एक बार अच्छे से याद रख लेनी है, जिससे कि अगर इन तीनों अधिवेशन के अलावा भी अगर आपसे किसी अधिवेशन का सवाल उठकर आता है, तो आप उसका आंसर आराम से कर पाए। तो गाइज मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बता देती हूँ, और उसके आगे के अधिवेशन आप अपने आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपको किस साल हुआ था, किस जगह पर हुआ था, और उसकी अध्यक्षता उस समय किसने निभाई थी, और उस पर्टिकुलर अधिवेशन को लागू करने का, यानी कि स्थापित करने का महत्व क्या था उसके पीछे। तो गाइज जिसमें पहला अधिवेशन की अगर हम बात कर लें, जो कि 1885 में हुआ था, वो आपका मुंबई में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। और इसका महत्व था, पहले सन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस पर्टिकुलर अधिवेशन में। दूसरा जो कि 1886 का है, वो कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी जी ने की थी। और इसका जो महत्व की बात कर ली जाए, तो राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन इसकी महत्वता थी। अगला अगर हम 1887 की बात करें, तो वो मद्रास में हुआ था, और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। और मुसलमानों से अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हाथ मिलाने की अपील इस वाले अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद बात करें 1888 के अधिवेशन में, जो कि आपका इलाहाबाद में हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल जी ने की थी। और उसका जो महत्व था, वो जॉर्ज यूल जो थे हमारे प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति बने थे उस समय। तो गाइज इसी तरह से ये बाकी भी देखने हैं आपको, जो कि 1889 बंबई में हुआ था, सर विलियम वेंडर बर्न इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1890 कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। 1891 जो कि आपका नागपुर में हुआ था, और पी आनंद चारलू उसके अध्यक्ष थे। 1892 आपका इलाहाबाद में हुआ था, और W.C. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। 1893 जो कि लाहौर में हुआ था, और दादा भाई नारोजी उसकी अध्यक्षता उस समय निभा रहे थे। तो गाइज ये पूरी लिस्ट आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद ये भी अन्य अधिवेशन है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए थे कंटिन्यू। इसमें भी आपको किस जगह हुए थे, किस के अध्यक्षता में हुए थे, और किस साल में हुए थे, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो गाइज जैसे कि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था किसमें, 1896 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये बात की जाए कहाँ पर हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, और रहीमतुल्लाह एम सयानी जी की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। अगला बात की जाए, तो ये हमारे पास कुल आते हैं, इनके महत्व में अभी आपको बता देती हूँ। तो जिसमें अगर बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया, किसमें किया आपसे पूछा जाता है, तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें, जो कि बनारस में किया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले जी इसकी अध्यक्ष थे। फिर आपका स्वराज शब्द का उल्लेख पहली बार किस अधिवेशन में यूज हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1906। तो ये भी आपको याद रख लेना है, जो कि कलकत्ता में हुआ था ये वाला अधिवेशन, और दादा भाई नारोजी जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला आपके पास आता है पार्टी उग्रवादियों और नरमपंथियों
नरम पंथियों में विभाजित हो गई थी। तो गाइज ये जो 1907 वाला ये जो अधिवेशन है, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि गाइज ये जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जब आईएनसी को, अगर आपको याद हो, डिवाइड कर दिया गया था दो दलों में, आईएनसी जो थी आपकी विभाजित हो गई थी नरम दल और गरम दल में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब विभाजित हो गई थी? 1907 के अधिवेशन में। फिर पिछला सन्न जारी किया था 1908 के मद्रास वाले अधिवेशन में, जिसके भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ही कर रहे थे। इसी तरह से आपको जैसे जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया, ये अभी रिसेंट क्वेश्चन है और ये भी गाइस पूछा गया था। तो ये 1911 के अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था। और ये जो बाकी के अधिवेशन हैं, आप एक नजर इन पर भी डाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका अध्यक्ष कौन है, कब हुआ था, ये सब आपसे पूछा जाए। इसी तरह से गाइज ये लखनऊ समझौता हुआ, जो कि जिसमें मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त सन्न बनाया गया था। तो ये आपका 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये वाला जो है, ये कम से कम हमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे हैं 10 ना, तो 10 में से कम 5-6 में तो हमें ये देखने को मिल ही गया था एनी बेसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। 10 में से यूं कहेंगे कि 8 क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। तो ये वाला जो है, ये आपको बेहद जरूरी है, आपको अच्छे से याद करना है। तो 1917 का ये अधिवेशन है, कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट इसमें कांग्रेस की। गाइज एक चीज और नोट कीजिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है ना, तो वो एनी बेसेंट है। लेकिन अगर सवाल आता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम होता है सरोजनी नायडू। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसी में कंफ्यूज होकर उसको गलत कर देते हैं। बस वो देखते हैं कि पहली कौन सी हुई तो एनी बेसेंट कर देते हैं, कोई सरोजनी नायडू कर देते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा कैसा ना, एक थिन लाइन वाला डिफरेंस यही है कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो तो एनी बेसेंट जी थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी तरह से गाइज ये वाला जो है अधिवेशन आपका 1919 वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी इस वाले अधिवेशन में, जो कि 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर बात करते हैं गाइज 1925वें अधिवेशन की, जो कि कानपुर में हुआ था, और सरोजनी नायडू जिसकी अध्यक्ष थी यहाँ पर, हमने जैसे अभी आपको बताया, और ये प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। और इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो वो 1869 से लेके 1949 तक चला था। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तो गाइज ये भी जो 3 नीचे दे रखे हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका महत्व, इनका जो अध्यक्षता है, किस साल ये हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट है गाइज, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, 1950 का जो अधिवेशन है, नासिक का अधिवेशन, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी की अध्यक्षता थी, और इसमें 1951 में इस्तीफा दे दिया था, और जो नेहरू थे वो राष्ट्रपति बन गए थे। इसी तरह से गाइज ये 5 अधिवेशन भी आपको देख लेने हैं। तो ये थी गाइस कुछ अधिवेशनों की सूची। अब हम बात करते हैं 1896, जो कि 12वां अधिवेशन था, कोलकाता में हुआ था। ये गाइस ऐसे हैं, ये जो मैंने पॉइंट आउट करे हैं, ये इसीलिए करे हैं, अगर आप सूची में से अगर उसे स्किप कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो यहाँ पर जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट पता पड़ जाए कि ये वाले तो आपको याद रखने ही हैं, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं इसमें 100% क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा कि 3 अगस्त को पूछा गया है, 100% आपको आगे भी इसमें पूछे जाएंगे। तो गाइस 1896 12वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, अध्यक्ष थे एम रहीमतुल्ला सयानी, और पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसमें गाया गया था। 1906 अधिवेशन की बात करें, कोलकाता में हुआ था, अध्यक्षता निभाई थी दादा भाई नारोजी जी ने, और स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग इस अधिवेशन में अध्यक्ष द्वारा किया गया था। फिर अगर हम बात कर लें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 अधिवेशन में ही हुई थी।
अगला है 1907 का अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था, संघ की समाप्ति हो गई थी, उसको गरम दल और नरम दल में विभाजित कर दिया गया था। अध्यक्षता निभाई थी रास बिहारी घोष। अगला बात करें 1911 के अधिवेशन की जो कि कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष बने थे बिशन नारायण धर और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। 1917 अधिवेशन की बात की जाए तो कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट और यह प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो गाइज ये था कुछ अधिवेशनों के बारे में सवाल जो कि पूछा गया था। अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं जो पूछा गया था। वो था मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दीन पनाह नगर। इसकी स्थापना हुई थी 1533 ईस्वी में, हुमायूं ने करी थी। और हुमायूं की जीवनी का नाम क्या है? हुमायूं नामा। गाइज ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं की जो जीवनी है उसका नाम क्या है और लिखी किसने थी? उनकी बहन गुलबदम बेगम ने उनकी ये जीवनी लिखी थी। बात की जाए चौसा के युद्ध की, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो गाइज जैसे कि अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो देखा हो जो इससे पहले हमने एसएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला था, उसमें भी मैंने आपको प्रमुख युद्ध के बारे में पूरा सब कुछ बताया था और देखा आपने उसका क्वेश्चन आ ही गया है जिसमें चौसा का युद्ध भी पूछा गया है, बिलग्राम युद्ध भी पूछा गया है और ये दोनों हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस करे थे। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्होंने उसका लाभ अच्छे से उठाया होगा। तो गाइस चौसा का युद्ध जो है वो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर खां व हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी हुए थे और इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। बात की जाए बिलग्राम युद्ध की जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और शेर खां व हुमायूं के मध्य ही हुआ था और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गए थे और शेर खां विजयी हो गए थे। इसी तरह से शेर खां ने ये दोनों युद्ध जीत के आसानी से दिल्ली, आगरा इन दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगला सवाल जो पूछा गया था गाइज वो था नृत्य से रिलेटेड। तो अप्सरा नृत्य, बिहर नृत्य, चली नृत्य, दशावतार नृत्य, गोसाई प्रवेश नृत्य, झुमुरा, ये सब किस शास्त्रीय नृत्य के रूप है? ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य एक ऐसा फॉर्म ऑफ डांस होता है, फोक डांस होता है जिस जो कि कई शैलियों में विभाजित कर दिया जाता है और उन कई शैलियों में ही विभाजित ये सारे नृत्य के नाम है जो कि हमने आपको बताए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिस्ट है, मतलब ये जो नाम है नृत्य के, दे आर अ फॉर्म ऑफ सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य को जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसमें ये डांस फॉर्म्स निकल के आती है। तो ये नाम आप अच्छे से याद रख लेना। अप्सरा, बिहर, चली, दशावतार, नटुआ, रस, राजघरिया, चली नृत्य, गोसाई प्रवेश, बार प्रवेश, गोपी प्रवेश, झुमरा, नाडू भंगी और सूत्रधारा। असम में 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसकी स्थापना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी और कब की थी, तो कब की बात की जाए 15वीं शताब्दी में, कहाँ की थी? असम में। किसने की थी? श्रीमंत शंकर देव जी ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस सत्रिय नृत्य की अगर बात की जाए, इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है गाइस संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो गाइस संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंद सॉरी गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण से रिलेटेड है। ये जो आपको अनुच्छेद 22 होता है। और अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 22 के अनुसार क्या होता है, तो अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है। तो गाइज अगला सवाल जो पूछा गया था वो था आपका जनगणना से रिलेटेड, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर रही है?
तो गाइस जनगणना की हम बात कर ही रहे हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 2001 से लेके 2011 तक की जो जनगणना है उसमें आपसे मतलब ये देख लीजिए आप, उसमें आपसे ऑलमोस्ट सब कुछ पूछा जाता है। आपसे लिटरेसी रेट हुआ, आपसे ये जो वो होता है कि कौन सा राज्य पिछड़ा है, किसमें कितने लोग हैं, कितनी मतलब महिला पढ़ी हुई हैं, कितना पुरुषों का है, तो वो सेक्स रेशियो क्या है। तो 2001 से 2011 की जनगणना जो है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बात की जाए महिला साक्षरता दर की, तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर, तो कुल साक्षरता दर जो है वो भी केरल में सबसे ज्यादा है, कुल महिला साक्षरता दर है वो भी सबसे अधिक है। जबकि लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में आपका पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो आपको ये दोनों चीजें भी अच्छे से याद करनी है। तो गाइज एक क्वेश्चन और है जो आपसे काफी बार पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता याद रखिएगा, महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज बिहार। अगला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो गाइज ये तो बहुत ही बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ना आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता ही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी अगर ये पूछा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 15 जून 2007 को पहली बार 2 अक्टूबर एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो गाइज अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डेट्स बता रही हूँ, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस जो कि फॉर श्योर आपको क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और गाइज एक चीज और, अगर आपको जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जस्ट गो एंड चेक दैट आउट, बिकॉज वो भी आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू महत्वपूर्ण दिवस जिनकी हम बात करने वाले हैं, तो जिसमें 9 जनवरी जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस कहलाता है, यानी कि एनआरआई दिवस। 12 जनवरी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस कहलाता है, जो कि विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी था। 30 जनवरी आपका महात्मा गांधी का शहादत दिवस यानी कि शहीद दिवस भी कहलाता है। 2 फरवरी आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहलाता है। 4 फरवरी आपका विश्व कैंसर दिवस कहलाता है। 15 मार्च जो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहलाता है। 22 मार्च जो कि विश्व जल दिवस कहलाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल आपका राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 29 जुलाई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 12 अगस्त यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उससे मशहूर है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस, और अंत में 1 दिसंबर जो कि वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व एड्स दिवस के नाम से जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो भी स्प्रेड की जाती है। तो गाइज ये कुछ पर्टिकुलर डेज हैं ऑफ द ईयर, डेज एंड डेट्स ऑफ द ईयर जिनके बारे में अक्सर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो एटलीस्ट ये सारे दिन तो आपको पता होने चाहिए। अगला सवाल, श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल यानी कि वास्तविक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। और इसी तरह से जो स्वामी विवेकानंद है उनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। तो अगर आपसे पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद का मूल यानी कि वास्तविक नाम क्या था, तो वो भी आपको यहाँ पर हमने बता दिया। अगला, अगर आपसे परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो वो है मुकुंद लाल घोष। रमन महर्षि जी का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो वो है वेंकट रमन अय्यर। तो ये 3 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला सवाल जो पूछा गया था वो था द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो गाइज यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्ट है यानी कि संसदीय शासन प्रणाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ब्रिटेन से ली गई है। अगर बात की जाए संविधान में एकल नागरिकता की, कानून निर्माण प्रक्रिया की, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार और संसदीय विशेषाधिकार और दूरी सदन बाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद कर लेनी है। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था वो था ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको ISS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि है आपकी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। जो आपके बाला साहेब पाटिल हैं, रुद्राक्ष बाला साहेब, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में जो खेली गई थी, व्यक्तिगत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। पहला तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई से। किस फील्ड में है, निशानेबाज। नाम क्या है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। कहाँ पर जीता था, मिस्र के काहिरा में जो आयोजित ISSF हुआ था उसमें। किस साल में जीता था, 2022 में। किस श्रेणी में जीता गया था, व्यक्तिगत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में। कौन सा उन्होंने पदक जीता था, स्वर्ण। तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। अगला है 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। 2020 के हिसाब से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश यहाँ उसका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैंगनीज का। 2019-2020 में भारत में कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 33% जो हिस्सा था वो आपका मध्य प्रदेश से ही दिया गया था। तो बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार कौन है, तो मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार है आपका उड़ीसा। सर्वाधिक भंडार है आपका उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला गाइज इनसे रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि आयरन ओर हुआ, निकेल हुआ, क्रोमाइट हुआ, बॉक्साइट हुआ, इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, वो है मध्य प्रदेश। कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटका। कोबाल्ट की बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। लीड यानी कि सिल्वर, जिसे हम लेड भी बोलते हैं, तो लेड यानी कि लेड और सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। टिन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। और यहाँ पर गाइज एक चीज और नोट कीजिएगा कि इंडिया में जो टिन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ है। नो अदर स्टेट अदर देन छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसेस टिन इन इंडिया। क्योंकि ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपकी बारी आती है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। और अगला है लाइमस्टोन, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। और डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन गाइस, स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण पर एक परियोजना ई शक्ति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इस परियोजना की बात करी जाए तो ये नाबार्ड ने शुरू करा था। ई शक्ति की बात की जाए तो गाइज ई शक्ति पोर्टल जो होता है, इसके जरिए बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने कंप्यूटर पर स्वयं सहायता समूह, रेटक, नियमित बचत, वसूली आदि की स्थिति देख सकते हैं तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदन स्वीकृत कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शाखा स्तर पर प्रक्रियागत समय में बचत होगी तथा समूहों की मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी।
तो यहाँ पर दो चीज जैसे कि रेटिंग बताया और मॉनिटरिंग बताया, ये सब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप ई शक्ति पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। तो क्योंकि गाइज हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला मुख्यालय, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और उस समय हमारा जो सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस दौरान हुई थी। यानी कि सिक्स्थ आपका जो 5 ईयर प्लान है उसमें जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था उस दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बात की जाए कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है श्री सजी केवी, यानी कि श्री सजी केवी है। तो गाइज 5 इयर्स प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है। तो जब भी इसको शुरू किया जाता है तब ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अगले 5 साल तक हम किस तरह की क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले हैं, मॉनिटर करने वाले हैं, रेगुलेट करने वाले हैं। तो वो सब चीजें देखी जाती हैं। और क्योंकि पंच इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो 5 साल का होता है, जिससे क्यों होता है, जिससे कि देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 वर्ष के लिए नई योजनाएं बनाई जाती हैं। तो 5 वर्ष तक हो जाती हैं, फिर अगले 5 साल के लिए आप नई योजना देखते हैं, जिसमें कि आप ये देख पाते हैं कि करंट में जो 5 योजनाएं डाली हैं, जो अपन ने रेगुलेट करी हैं, लॉन्च करी हैं, उसमें हमें किस तरह का वो देखने को मिल रहा है। 5 ईयर प्लान के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है और इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पुणे रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि 5 ईयर प्लान में होते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था सुतापा तालुकदार के लेकर। तो सुतापा तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिसी नृत्य शैली। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य शैली जो कि किस राज्य का, यानी कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर गाइज हमने आपको एक पूरे लिस्ट प्रोवाइड कराई है कुछ ऐसे प्रमुख ओडिसी कलाकार की जो कि ओडिसी नृत्य करते हैं और ओडिसी नृत्य शैली के लिए फेमस हैं। तो उन कलाकारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, काली चंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सुजाता मिश्र, प्रियवदा मोहंती, मिनाती दास, संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत, रंजना डेनियल्स, आघा कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहेरा, मायाधर राउत, किरण सहगल, रानी कर्ण आदि। तो गाइज ये कुछ प्रमुख ओडिसी कलाकार हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस बन के आता है, तो ये नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया था कि सैंड फ्लाई जो होता है, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो गाइज ये जो मक्खी होती है अगर ये किसी को काट लेती है तो उसको कालाजार की बीमारी हो जाती है। और उस कालाजार को जिसे हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, तो ब्लैक फीवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह सही है। तो गाइज क्वांटम संख्याओं में जो होते हैं वो 4 क्वांटम संख्याओं का सेट होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें करेक्ट आंसर था वो था आपका n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू +1, s इक्वल टू +1/2 यानी कि प्लस हाफ। यहाँ पर अगर बात की जाए कि n l m s क्या है, तो वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज azimuthal quantum number, m is magnetic quantum number and s is spin quantum number। तो ये आप याद कर लीजिएगा और ये आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट इक्वेशन है। इसी तरह से गाइज अगर आपसे पूछा जाता है 2s 2p और 3d के बारे में, तो जो 2s की करेक्ट इक्वेशन होगी वो होगी n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +-1/2 यानी कि हाफ। 2p की अगर इक्वेशन आपसे पूछी जाती है तो वहां होगा n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, 0
एंड 1 यानी कि -1 से लेके 1 तक, s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अगर आपसे 3D के बारे में पूछा जाता है तो 3D इज n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 यानी कि -2 से लेके 2 तक जो आपका होगा वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो ये 3 इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो आपसे पूछा गया था वो है हरित क्रांति संबंधित किससे है, यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था, और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। विश्व में शुरुआत इसकी 1960 में हो गई थी, और भारत में बात की जाए तो भारत में 1965 से लेकर 1968 तक इसका हरित क्रांति चला था। और बात की जाए कि सबसे पहले कहां पर हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो भारत में सबसे पहले वो पंजाब में शुरू की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत तो भारत में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि भारत में वो पंजाब में हुई थी, और वैसे हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको से हुई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो अमेरिका से संबंधित हैं। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज, जिसे हम HYVs के नाम से जानते हैं, को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था किसको? नॉर्मन बोरलॉग को HYV सीड्स प्रोड्यूस डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। और बात की जाए कि हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, तो हरित क्रांति में जो मुख्य फसलें होती हैं वो आपकी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये सब होती हैं और इनकी उगाई की जाती है। और भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो खाद्यार्थ में वृद्धि देखी गई है वो गेहूं में देखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ C3H3O। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोक्विनोन। तो जो हाइड्रोक्विनोन आपको गिवन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते थे। तो बात की जाए भारतीय तीरंदाजों की, जिन्होंने इराक के सुलेमानिया में जो आयोजित एशिया कप हुआ था 2022 स्टेज 2, उसमें टोटल 14 पदक जीते थे, जिसमें 8 तो स्वर्ण पदक थे, 4 रजत पदक थे और 2 कांस्य पदक थे। तो टोटल नंबर हो गया आपका 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था गाइज वो आपका मनी इल्यूजन से रिलेटेड पूछा गया था कि मनी इल्यूजन क्या होता है और उसकी रिलेटेडनेस इकोनॉमिक्स में क्या होती है। तो guys, money illusion is basically the belief that money has a fixed value in terms of its purchasing power, so that, for example, changes in prices represent real gains and losses. In economics, मनी इल्यूजन जिसे हम प्राइस इल्यूजन के नाम से भी जानते हैं, तो गाइज ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि मनी इल्यूजन और प्राइस इल्यूजन एक ही चीज होती है। तो इट्स अ कॉग्निटिव बायस वेयर money is thought of in nominal rather than real terms. In other words, the face value of money is mistaken for its purchasing power at a previous point of time. So this particular definition belongs to मनी इल्यूजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। So guys, that's it for today. Those were the important questions which were asked in 3rd August first shift क्वेश्चन पेपर। तो गाइज आई होप आपको ये पूरा पेपर एनालिसिस अच्छा लगा हो। हमने पूरी कोशिश करी आपको हर एक चीज उसी तरह से बताने की, जितना एक होता है ना कंक्रीट और क्रिस्प बेसिस से, जिससे कि आपको बोरियत भी ना फील हो और आपको सारी चीजों से रिलेटेड चीजें पता भी पड़ जाए। तो आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगले एग्जाम के अगले
शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के एग्जाम एनालिसिस पोस्ट करते रहें, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ इसी तरह से फॉलो करते रहिए, इसी तरह से आपका प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग न्यू and better for your preparation also, and for your betterment also. So that's it for today. Thank you so much for watching, and all the best to all the candidates.